स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। द ऑफिसर्स एकेडमी के एक महत्वपूर्ण पहल 15 मिनट शो में आपका स्वागत है। और ये 15 मिनट शो जो है ये बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके और ये शो आपके बीच में लाया गया है। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है ये मलगीर नदी के बारे में है। तो आपका उत्तर देना है कि मलगीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मलगीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपको बताना है। मलगीर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मलगीर नदी जो है ये किस राज्य में बहती है मैं आपको बता दूं तो ये छत्तीसगढ़ की नदी है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। अब इसका उद्गम स्थल जो माना जाता है तो इसका उद्गम स्थल है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। बैलाडीला की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में जहां से मलगीर नदी निकलती है और ये सबरी की सहायक नदी है। मलगीर जो है ये सबरी की सहायक नदी है। सबरी की सहायक नदी है। सबरी की सहायक नदी है। मलगीर जो है वो सबरी की सहायक नदी है। ठीक है। और सबरी जैसा कि आपको पता है कि ये गोदावरी की सहायक है। सबरी जो है ये गोदावरी की सहायक है। गोदावरी की ये सहायक नदी है। सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। और बैलाडीला की पहाड़ी के लिए आप जानते हो कि ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादन हेतु बैलाडीला का क्षेत्र जो है, बैलाडीला और दल्ली राजहरा दो क्षेत्र ऐसे हैं जो लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है। राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में है, उदयपुर जिले के देलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में है, या जावर अर्थात राजस्थान के उदयपुर में ही जावर की माइन है, जावर खान है, वहां पर है। तो ध्यान देना है कि यहां पूछा गया कि एशिया का श्रेष्ठ मतलब एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क का भंडार कहाँ है। जस्ता और सीसा ऐसे खनिज है जो साथ साथ पाए जाते हैं। अक्सर जस्ता, सीसा और चांदी ये तीनों खनिज एक साथ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जस्ता और सीसा के अयस्क का श्रेष्ठ भंडार जो है वो माना जाता है राजस्थान में भीलवाड़ा के रामपुर अगूचा को। रामपुर अगूचा क्षेत्र जो है ये सबसे अच्छा भंडार माना जाता है। हालांकि ये जो जावर की खान है यहाँ पर भी सीसा जस्ता उत्पादन होता है। यहाँ पर भी सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। जावर की खान में भी सीसा जस्ता उत्पादन होता है जो कि उदयपुर में है। लेकिन श्रेष्ठ वर्ड का यूज किया गया इस दृष्टिकोण से रामपुर अगूचा को चुनेंगे। ये बहुत बड़ा भंडार है रामपुर अगूचा। ये भी राजस्थान में ही, रामपुर अगूचा जो है ये भी राजस्थान में ही। राजस्थान ऐसा राज्य है जो कि भारत में सीसा जस्ता के उत्पादन का लगभग 88-89% एरिया, 88 और 89% पार्ट कवर कर लेता है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान राज्य में ही होता है। राजस्थान राज्य में होता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए, एक चौथाई अगर कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो संभावना किस बात की होगी। पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या ऋतु चक्र असंतुलित हो जाएगा। ऋतु चक्र असंतुलित हो जाएगा। देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है ये चार ऑप्शन है। अगर हमारे पास एक पांचवा ऑप्शन हो और एक से अधिक का ऑप्शन होगा तो हम एक से अधिक भी यहां पर चुन सकते हैं। कारण यह है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को घटाया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसका मान बढ़ जाएगा। मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमने लगेगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो जो ऋतु वर्ष है वो कम हो जाएगा। एक तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो दूरी तय करनी है उसमें भी कमी आ जाएगी और साथ के साथ स्पीड भी उसकी कुछ बढ़ जाएगी। तो वो ऋतु जो होगी जो कि 365 दिन लगभग 6 घंटे की जो एक पूरा एक साल होता है वो साल कम हो जाएगा। ठीक है। और ऋतु चक्र भी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ऋतु चक्र भी जो होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही है, मतलब ये भी सही और ये भी सही है। लेकिन एक ऑप्शन इसमें से हमें चुनना है तो इसमें हम यहाँ पर सबसे प्राथमिक रूप से मानेंगे कि हमारे वर्ष की जो अवधि है ये कम हो जाएगी। हालांकि ऋतु चक्र भी डिस्टर्ब होगा लेकिन वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ये ज्यादा यहाँ पर मतलब अप्रोप्रिएट है। अगर पांचवा ऑप्शन हो और इसमें एक से अधिक चुनना हो तो इसमें दूसरा मतलब सी और डी दोनों ही चुने जा सकते, दोनों सही अपनी अपनी जगह पर। यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ पर्वतों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम दिए गए हैं। कौन सा पर्वत किस देश में है तो एटलस, किलिमंजारो, चिम्बराजो, पिरेनीज। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बराजो, पिरेनीज ये जो पर्वत है किस देश में है आपको बताना है। एटलस, एटलस, किलिमंजारो, चिम्बराजो और पिरेनीज ये पर्वत किस देश में है।
देखिए एटलस पर्वत जो है एक नवीन वलित पर्वत माना जाता है, नया वलित पर्वत है और ये अफ्रीका के मोरक्को में है, अफ्रीका में है, अफ्रीका के मोरक्को में है। किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी चोटी है और अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है, तंजानिया में पड़ती है। चिम्बराजो है, ये भी एक ज्वालामुखी चोटी है और ये इक्वाडोर में है, चिम्बराजो इक्वाडोर में है। और पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं किलिमंजारो के लिए ये ज्वालामुखी चोटी है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज्वालामुखी ज्वालामुखी चोटी है, ज्वालामुखी पर्वत है या ज्वालामुखी चोटी है। और याद रखिएगा किलिमंजारो के लिए ये तंजानिया में तो है ही, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अगर कभी पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा पर्वत तो आप बताएंगे किलिमंजारो को, ठीक है। पिरेनी स्पेन फ्रांस की सीमा पर, चिम्बराजो, चिम्बराजो भी ज्वालामुखी चोटी है। तो ए का हो जाएगा चौथा और बी का हो जाएगा तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा और सी का यहाँ पर हो रहा है दूसरा। इसमें ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर है, इसमें सही उत्तर है, इसमें करेक्ट आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसका जो टारगेट बैच है हमारे संस्थान में शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है 3 सितंबर से और इसका फायदा आप लोग उठाएं। 999 इसका फी रखा गया है और जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, बोर्ड पीडीएफ और ये सारी चीजें अवेलेबल है, साथ में 15 टेस्ट की सीरीज भी अवेलेबल है। इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसको सैडल पीक भी कहा जाता है, स्थित है। तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जो है, तो अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर जिसको सैडल पीक कहते हैं, सैडल पीक ज्यादा चर्चित नाम है, ये स्थित है बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में या लिटिल अंडमान में। तो कल्याण शिखर जो है, कल्याण शिखर ये कहां पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, कल्याण शिखर कहां स्थित है ये आपको उत्तर देना है। अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में जो सैडल पीक या कल्याण शिखर है ये वास्तव में है, ये नॉर्थ अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर पड़ता है, उत्तरी अंडमान पर है सैडल पीक। इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर इसकी ऊंचाई है, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति जो होती है, प्रजाति जो होती है, ये ज्यादातर हमें हमारे भारत में जो ट्राइबल रीजन है उसमें देखने को मिलेगी ये जनजाति। इसी तरह से आपको मंगोलाइड प्रजाति भी भारत के उत्तर पूर्वी भारत में ट्राइबल रीजन में देखने को मिलती है। जो कॉकेशाइड प्रजाति है ये भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और जो द्रविडियन प्रजाति, द्रविड़ जो रेस है, तो वो द्रविडियन रेस भारत के दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इरुलार, संथाल, खासी, भील, इसमें ध्यान दीजिए, ये जो इरुलार है ये तमिलनाडु में की जनजाति है, बड़ी फेमस जनजाति है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के साथ साथ ये केरल में भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु और केरल दोनों जगह ये पाए जाते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित ये इरुलार लोग ही होते हैं, यही इरुलार है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। इनकी पहचान स्नेक कैचर के रूप में है, चूहा और सांप को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनका अपना एक ट्रेडिशनल, इनकी अपनी मेथड है चूहा और सांप पकड़ने के लिए, तो इनको स्नेक कैचर माना जाता है, स्नेक कैचर इनको माना जाता है। तो इरुलार जो है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और केरल की जनजाति है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। देखिए प्रजातियां अलग होती हैं और जनजातियां अलग होती हैं। प्रजाति मतलब एक रेस होती है, एक रेस है, एक प्रजाति है जिससे संबंधित कई सारी जनजातियां हो सकती हैं, कई सारी जनजातियां, कई सारी जातियां हो सकती हैं एक प्रजाति से संबंधित। ठीक है, जैसे मान लीजिए मंगोलाइड प्रजाति है। अब मंगोलाइड प्रजाति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में पाई जाती है और ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित कई सारी जनजातियां, जैसे डाफला है, मिनी है, अबोर है, मिश्मी है, नागा ट्राइब है, लुसाई है, इस तरह की सारी जनजातियां जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, ये सारी की सारी मंगोलाइड है। ठीक है ना। इसी तरह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी एक प्रजाति है और उससे संबंधित हमारे भारत में जो है वो कौन से है, तो वो इरुलार। निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? कौन जो है मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका,
चाइना और अर्जेंटीना, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और अर्जेंटीना मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा है? मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान जो है वो पहला रहता है अमेरिका का, दूसरा चीन का, तीसरा ब्राजील का पड़ता है। तो यहाँ पर चाइना आ जाएगा, चीन इसमें आंसर होगा, ठीक है ना। मक्का उत्पादन में आप देखेंगे तो चाइना जो है ये दूसरे स्थान पर है, मक्का उत्पादन में चाइना। तो अगर हम मक्के की बात करें तो ध्यान रखिए मक्का उत्पादन में अगर हम विश्व की बात करें, तो विश्व में सर्वाधिक अमेरिका है, यूएस से, उसके बाद आता है चाइना, और चाइना के बाद है ब्राजील, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ध्यान दीजिए भारत में क्या है, तो भारत में नंबर 1 जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक, इसको याद रखिएगा कि भारत में मक्का उत्पादन में नंबर 1 कौन है, तो वो कर्नाटक, कर्नाटक है, ठीक है। चाइना सेकंड नंबर पे। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? अच्छा प्रश्न है, परमाणु शक्ति का भाग कितना है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत का उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत, लेकिन परमाणु विद्युत जो है, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि प्रदूषण को कम उत्पन्न करती है। तो इस तरह से भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का लगभग कितना हिस्सा है, तो वो लगभग लगभग 3% हिस्सा है, 3% हिस्सा इसको माना जाता है, 3% इसका हिस्सा है, ठीक है ना, 3% इसका हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा परमाणु विद्युत उत्पादन में पूरे मतलब 2 से 3% माना जाता था, लेकिन पिछले दिनों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग लगभग कुल विद्युत उत्पादन में 3% का योगदान परमाणु विद्युत का है। इसका मतलब ये भी काफी संभावना है। और अगर मान लीजिए कि भारत में अगर परमाणु विद्युत उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी, साथ के साथ ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ अगर मान लीजिए हमने थोरियम से विद्युत बनाने की अगर टेक्निक डेवलप कर ली, और वो टेक्निक अगर कॉस्ट फ्रेंडली हो गई, सस्ती हो गई, तो भारत में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत ऊर्जा सुरक्षा में किस स्थान पर होगा। विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम हमारे भारत में है, और इतना ज्यादा है कि माना जाता है कि अगर हम चाहें तो भारत और उसके आसपास के साथ जो साउथ एशिया के जितने देश हैं, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, साउथ एशिया के जो जितने देश हैं, या भारतीय महाद्वीप के जितने देश हैं, सबको हम विद्युत आपूर्ति करा सकते हैं थोरियम से, अगर हम विद्युत उत्पादन की क्षमता डेवलप कर ले गए तो ठीक है, 3% वर्तमान। चलिए उत्तर दे दीजिए, आप उत्तर दे दीजिए कि थोरियम का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, मतलब थोरियम कहाँ पाया जाता है, उत्पादन नहीं, कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, कहाँ पर थोरियम पाया जाता है भारत में। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक जो पहली वीडियो थी 15 मिनट शो वाली, इसमें मैंने देखा था मैसेज में कुछ लोग कहते हैं कि सर ब्लू माउंटेन जो आपने बताया है वो गलत हो गया है। वो गलत नहीं है। आप लोग पहले चीजों को आश्वस्त हो जाए, उसके बाद कोई कमेंट करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण ये है कि ब्लू माउंटेन जो है वो निश्चित रूप से मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, आप लोग गलत नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन में है उसमें मिजोरम कहीं नहीं दिया गया, उसमें नीलगिरी दिया है, और नीलगिरी को भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, इस नाते हमने नीलगिरी बताया है, ठीक है। वैसे ब्लू माउंटेन मिजोरम में भी है, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पर, तो उस कंडीशन में नीलगिरी को मानना पड़े, और नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा भी जाता है, उसका दूसरा नाम है। तो पहले आप अपने फैक्ट से पूरी तरह आश्वस्त हो जाए, उसके बाद नहीं तो आप भी कंफ्यूज करेंगे और दूसरे लोग भी उसको देख के कंफ्यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़े। हमारे नया टोला केंद्र पर ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है बीपीएससी एईडीओ का। तो ये 8 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें भी आप लोग एनरोल करा करके और अपना एक सीट सुरक्षित कर लीजिए इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, मतलब कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली लेक है, साझेदारी वाली झील है? पुलिकट, कोलेरू, लोनार और सांभर। पुलिकट, कोलेरू, लोनार और सांभर, वो कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अब यहाँ पर जैसे हम सांभर झील की बात करें तो ये कहां पर है, तो राजस्थान में है। सांभर झील कहां पर है, राजस्थान में है। इसकी प्रकृति क्या है, ये प्लाया झील है, ये एक प्रकार की प्लाया झील है, मतलब राजस्थान में ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्लाया लेक है, प्लाया झील है, ध्यान रखिएगा। लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है। लोनार कहां पर है, तो लोनार जो है ये महाराष्ट्र में है। लोनार महाराष्ट्र में है। लोनार जो है एक उल्का पिंड निर्मित, उल्का पिंड निर्मित क्रेटर झील है, ठीक है। ये पूछा जाता है किस प्रकार की झील है, तो ये क्रेटर लेक है।
इसी तरह कोलेरू जो है, कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश की झील है, ठीक है। जहां तक आंसर की बात है तो वो है पुलिकट लेक। आंसर है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु दोनों में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में इसकी सीमा है। और इसमें एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इसी में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश का द्वीप है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो लेक है, लेक में तो दोनों राज्यों का स्थान है, आंध्र और तमिलनाडु दोनों का है, लेकिन जो इस लेक में, इस झील में जो द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश का है। और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो वो है श्रीहरिकोटा में। और पुलिकट लेक के लिए याद रखिएगा किस प्रकार की झील है, तो ये एक लैगून लेक है, एक प्रकार की लैगून झील है, तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक लैगून लेक है, ठीक है। तो आज के 15 मिनट शो में इतनी ही बातें, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले शो में, और इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज के शो के लिए हम इतने पर ही क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे आपसे अगले शो में।